तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है 2020 का जे एडवांस का क्वेश्चन है, पेपर वन में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक चार्ज पार्टिकल है जिसको हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चला रहे हैं। तो क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीजें दे रखी है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता रखा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें आपको यहाँ पे दे रखी हैं। मैग्नीट्यूड 400√3 बताया गया है, और डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ है -j कैप में। इसके बाद चार्ज पार्टिकल को पॉजिटिव बोल रहे हैं, और उसकी इनिशियल स्पीड जो है, जिस स्पीड से पार्टिकल को फेंका गया है, वो हमें दे रखा है। और हमें कहा गया है कि ये पार्टिकल एक टारगेट को हिट करता है जो कि यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। इसके बाद हमें चार्ज और मास का रेशियो भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और फिर हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनमें हमें सेलेक्ट करना है। मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम है। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले चीज, जब अगर हम कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, तो आपको इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज करना है, एक तो है जी फैक्टिव का कॉन्सेप्ट। जी फैक्टिव का कॉन्सेप्ट क्या है? जी फैक्टिव के कॉन्सेप्ट के अंदर हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है या कोई भी बॉडी है, ठीक है, अगर कोई भी पार्टिकल होता है और उस पर अगर हम देखें फोर्स, तो डाउनवर्ड फोर्स लगता है। वही डाउनवर्ड फोर्स ग्रेविटी की वजह से लगता है, जो कि हम जानते हैं कि mg के बराबर आता है। ठीक है। अगर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ही उस पार्टिकल पे लग रहा हो, तो उस केस में उस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो एक्सेलरेशन हो जाता है फोर्स बाय मास, यानी कि जी के बराबर। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए उस पार्टिकल पर कोई और फोर्स लगना शुरू हो जाए, जैसे कि इस केस में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बताई गई है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगी, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस चार्ज पार्टिकल पर mg के अलावा एक और फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करना शुरू करेगा, और ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स QE के बराबर लगेगा। तो इस कारण से पहले एक्सेलरेशन a था, बट अगर हम एक्सेलरेशन अब देखें इस बार, तो उस एक्सेलरेशन में एक फोर्स तो mg का आ जाएगा, और दूसरा फोर्स उसमें QE का आ जाएगा। और यदि मैं इसको मास से डिवाइड कर देता हूँ, तो अब जो एक्सेलरेशन मिलेगा, वो एक्सेलरेशन होगा g प्लस QE/m। तो ये जो नेट एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट किया है, इसी को हम जी इफेक्टिव नाम दे रहे हैं। ठीक है, यही जी इफेक्टिव है। और एक्चुअल में इस क्वेश्चन के अंदर जी की वैल्यू हमको 0 दे रखी है, ग्रेविटी हमको कंसिडर नहीं करना है। तो आपके पास जो एक्सेलरेशन होगा वो केवल QE/m होगा। दूसरा, इस क्वेश्चन के अंदर जो है हम प्रोजेक्टाइल के कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। दो पॉइंट्स हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो आपको पता होने चाहिए प्रोजेक्टाइल के बारे में। सबसे पहले तो प्रोजेक्टाइल के टाइम ऑफ फ्लाइट और उसके रेंज का फॉर्मूला, ये सभी लोग जानते ही होंगे। और एक तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये भी अपने को इस सवाल के अंदर यूज करना होगा कि एक पर्टिकुलर रेंज को ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास दो दो एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन होते हैं, बट वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हो गया कि उन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सम 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है। चलिए अब इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। अब अगर हम सॉल्यूशन पे जाएं, तो जो पहला ऑप्शन हमको दिया गया था सवाल के अंदर, पहला ऑप्शन ये था कि अगर टारगेट पार्टिकल टारगेट को अगर हिट करता है, तो एंगल 45 डिग्री होना चाहिए। तो अगर मैं इस थीटा की वैल्यू को 45 डिग्री लेकर सॉल्व करता हूँ रेंज के लिए, तो पहले ऑप्शन में रेंज, हम यदि थीटा की वैल्यू को 45 डिग्री लेके सॉल्व करते हैं, तो ये रेंज 10/√3 आती है, बट ये आनी 5 के बराबर चाहिए थी। इस कारण से ऑप्शन ए जो है बच्चों इस सवाल के अंदर वो गलत हो जाता है। ऑप्शन ए जो है सही नहीं है। आगे अगर हम बात करें इसके अंदर ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी में उन्होंने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री और 60 डिग्री दिया हुआ है। अगर मैं रेंज की वैल्यू सॉल्व करता हूँ 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो है हमें 5 आंसर मिल जाता है रेंज का। इसका मतलब जो है ये बी ऑप्शन जो है ये सही हो गया है। बी इज द करेक्ट चॉइस। अगर इसमें हम आगे देखते हैं सी और डी ऑप्शन, तो सी और डी ऑप्शन के अंदर हमसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है। तो एक बार हमको मालूम चल चुका है कि रेंज जो है 5 मीटर रेंज वो 30 डिग्री और 60 डिग्री पे आ रही है। तो आप ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है, बस यहाँ पे जी की जगह पे हमने ए ला दिया है। ठीक है ना, जी की जगह पे हमने ए कर दिया है। इसको आप पुट करेंगे इन एंगल्स को, तो हमें जो टाइम ऑफ फ्लाइट का आंसर जो दिया गया ऑप्शन में, यानी कि सी ऑप्शन में, वो हमें मिल जाता है। और इसी कारण से इस सवाल का जो हमारा आंसर है वो जाता है बी एंड सी।